Assalamu alaikum. Welcome again. The topic is foundations of planning, and in our last session we have discussed regarding the basic foundations of planning, जिसके अंदर हमने प्लानिंग की डेफिनेशन से लेकर पर्पस ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, how managers can plan effectively. Other than that, we have also covered different types of plans regarding financial planning, regarding strategic planning, regarding tactical planning. और हमने ये बात शेयर की थी कि जैसे ही आपकी लेवल ऑफ हायरार्की में चेंज आता है, आप अगर टॉप लेवल पे कोई प्लान करते हैं तो हम उसको स्ट्रेटेजिक लेवल पे प्लान्स का नाम रखते हैं, और गोल को अचीव करने के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं। तो स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए हम बनाते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान्स। उसके बाद हमारे पास बिजनेस लेवल गोल्स होते हैं जो मिडिल लेवल ऑफ हायरार्की के अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं। उनको अचीव करने के लिए जो प्लान्स बनाए जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? बिजनेस लेवल प्लान्स, मिडिल लेवल प्लान्स, राइट। जब हम उसके बाद फर्दर डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे, सॉरी नॉट डिक्लाइनिंग, मतलब हम हायरार्की में लो लेवल पर जब हम आते हैं तो फंक्शनल लेवल गोल्स, या जो आप कह सकते हैं कि डिपार्टमेंटल गोल्स जो बनाए जा रहे हैं उनको अचीव करने के लिए भी प्लानिंग की जाती है ना। वो डिपार्टमेंटल लेवल के प्लान्स होंगे, उसमें फाइनेंशियल मेजर्स हैं, उसमें मार्केटिंग प्लानिंग के हवाले से डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं। और फाइनली जब हम लो लेवल पर आते हैं तो वहाँ पर आपके ऑपरेशनल लेवल, या जिसको हम फर्स्ट लाइन लेवल के गोल्स का नाम देते हैं, उनको अचीव करने के लिए फिर आपके पास फंक्शनल लेवल की प्लानिंग जो है वो डिज़ाइन की जाती है। सो इट्स मीन कि हम जब भी बात करेंगे एक ब्रॉडर पिक्चर की तो हम स्टार्ट करते हैं कंपनी के विजन के साथ। उस विजन के मुताबिक हम कंपनी का मिशन बनाते हैं, ठीक है, और मिशन के साथ हम इंटरलिंक करते हैं हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं, राइट। और प्लान्स को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करते हैं आप थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज, ठीक है। स्ट्रेटजी मीन्स योर प्लान ऑफ एक्शन, कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। और फाइनली फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल प्रोसेस होता है। जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो फिर अब हमने उसको ऑन करना होता है। तो लेट्स कंटिन्यू। ये मैंने आपसे जस्ट एक हाईलाइट और एक ओवरव्यू आपके साथ शेयर किया कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट बेसिक फाउंडेशन को कवर किया था। आज हम इस सेशन में जो बात करेंगे, यहाँ पर हमारे पास पहले तो कंटिन्यूएशन है, लेकिन ये कंटिन्यूएशन को हम डिफरेंट एंगल से पहले हम लास्ट सेशन में देख चुके हुए हैं। हमारा ये आज का जो फोकस होगा वो आगे फर्दर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा होगा। तो क्विकली इसको देख लेते हैं कि जो सिंगल यूज़ प्लान है और स्टैंडिंग प्लान हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं, वन टाइम प्लान स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू मीट द नीड ऑफ अ यूनिक सिचुएशन, and standing plans ongoing plans that provide guidance for activities performed repeatedly। अच्छा, अब समटाइम क्या होता है कि आपके पास जो सिचुएशन आती है ना, बड़ी सडन आ जाती है, अचानक से आपके सामने आ जाती है, जो पहले कभी नहीं प्रॉब्लम आई वो अचानक आपने फेस करनी है। जैसे अगर मैं करंट एग्जांपल आज के टाइम में देना चाहूँ तो जिस तरह आप पूरे वर्ल्ड के अंदर देख रहे हैं कि एक कोविड-19 जो है उसकी एमरजेंस, उसके आने से कितने ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हुए, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि पहले से आप उसके बारे में प्रिपेयर नहीं थे। अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, फर्स्ट टाइम है, यूनिक है, डिफरेंट है, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। अच्छा, जो अर्थक्वेक और फ्लड है वो तो फिर भी चलें, आप उसमें ये कह सकते हैं कि ये नंबर ऑफ टाइम आपके सामने आ चुके हुए हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके पास आ रही है, जैसे अर्थक्वेक को सॉल्व करने के लिए जापान के अंदर डिफरेंट जो अकोमोडेशंस हैं वो ऐसे बनाई जाती हैं कि उसका माइनर जो है वो इफेक्ट ज़्यादा ना हो, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो उसकी कह सकते हैं कि जो शिद्दत है, उसकी इंटेंसिटी है, अगर वो ज़्यादा हो तो वो प्लानिंग भी कोई फ़ायदा नहीं दे रही होती, क्योंकि वो नेचुरल है, नेचर की तरफ से है।
तो अब पॉइंट ये है कि जी हम जो प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं, हमें उसके बारे में नहीं पता, हमने उसके सोल्यूशन क्या लेने हैं, उसको हम नाम देते हैं जी, उसको सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं जी सिंगल यूज़ प्लान, यानी कि वन टाइम हम इस प्लान को यूज़ करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यूनिक है तो जाहिर सी बात है उसकी प्लानिंग भी यूनिक होगी। अच्छा, वो चीज़ें जो कि आती रहती हैं रूटीन में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने एमरजेंसी एग्जिट बनाए हुए हैं, अगर आप कह सकते हैं फायर अलार्म बने हुए हैं, या आपके डेली रूटीन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही हैं जिनके सॉल्यूशंस आप ले रहे हो, हिस्ट्री में भी ले चुके हुए हैं, तो उनको हमने नाम दे दिया स्टैंडिंग प्लान्स। हमारे पास पहले से बने हुए हैं, उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। अब हमने क्या करना है जी, हमने गोल्स को स्टैब्लिश करना है और उसके मुताबिक हमने प्लान्स बनाने हैं। तो हम उसमें ट्रेडिशनली तौर पे क्या करते थे, या ट्रेडिशनल गोल सेटिंग कैसे होती है। सबसे पहले होता है जी ब्रॉड गोल्स आर सेट एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि जो टॉप लेवल पे स्ट्रेटेजिक लेवल पे गोल्स बनाए जाते हैं वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के ऑनर्स बना सकते हैं। Secondly, goals are then broken into sub goals for each organizational level. अब उस गोल को आपने अचीव करना है ना, तो स्पेसिफिक होना पड़ेगा। पहले होती है चीज़ ब्रॉडर, और उस ब्रॉडर में हम जनरल बात करते हैं कि जी हम अपनी कंपनी के मार्केट शेयर को इंक्रीज करना चाहते हैं। इट्स अ जनरल फिनोमेना ना, हर कंपनी चाहती है। हम अपने कस्टमर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, हर कंपनी चाहती है। हम 90% 80% मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहते हैं। अब वो करना कैसे है, उसके लिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा, हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो गोल्स को डिवाइड कर दिया आपने, फिर आपने क्या किया, अज्यूम्स दैट टॉप मैनेजमेंट नोज बेस्ट बिकॉज दे कैन सी द बिग पिक्चर। अब आपने ये अजम्पशन रखनी है, ये नहीं है कि आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क आने लग पड़े कि जी टॉप मैनेजमेंट ने गोल ठीक नहीं बनाए हुए। तो इट्स अ अजम्पशन, इट्स अ क्लियर कट फिनोमिना कि उन्होंने बेहतर सोचा है और उनको पिक्चर, ब्रॉडर पिक्चर का पता है। गोल्स आर इंटेंडिंग टू डायरेक्ट, गाइड एंड कंस्ट्रेंट फ्रॉम द अबव। तो जो डायरेक्शन दी गई हैं, जो गाइडेंस दी गई हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं हमें टॉप लेवल से, हमने उसको लेकर चलना है। गोल्स लूज क्लैरिटी एंड फोकस एज लोअर लेवल मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू इंटरप्रेट एंड डिफाइन द गोल्स फॉर देयर एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अब गोल्स के अंदर ये होता है कि अगर एक चीज़ आपको ट्रेडिशनली तौर पे, जो हम पहली ट्रेडिशनल गोल की बात कर रहे हैं, जो चीज़ बताई गई है उसको एज इट इज़ लेकर चला जा रहा है, उसमें लोअर लेवल की मैनेजमेंट अपनी मर्जी से उसमें कोई चेंज नहीं लाएगी। अगर वो लाएगी तो ये अजम्पशन है कि आपकी जो टॉप मैनेजमेंट ने जो बात बताई थी वो बात बदल जाएगी। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रेडिशनल गोल सेटिंग जो है, जो ट्रेडिशनली तौर पे, यानी कि आप कह सकते हैं कि आप पहले वक्तों में, हिस्ट्री में जो पिछली कंपनीज थी, जो लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, वो इस टाइप की गोल्स पे काम कर रहे थे। अच्छा, आज भी अगर कोई ऐसे कर रहा है तो वो ट्रेडिशनल गोल सेटिंग है, उसको हम लेटेस्ट नहीं कह सकते। ये मैं अगर आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, ये देखें टॉप मैनेजमेंट, ये आपका डिविजनल मैनेजमेंट, ये आपका डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट और इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़। दिस इज़ हायरार्की, टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जी, वी नीड टू इम्प्रूव द कंपनीज परफॉर्मेंस। ये मैंने आपको क्या बोला था, जनरल, ब्रॉडर, हेलीकॉप्टर पिक्चर है ये। अब इसको स्पेसिफिक करना होता है आपने। स्पेसिफिक कहाँ पे हो रहा है, डिविजनल मैनेजमेंट पे आए। आई वॉन्ट टू सी अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन दिस डिविजन्स प्रॉफिट। अब इसको अचीव करने के लिए डिविजनल मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव ये बनाया कि आपको अपनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है प्रॉफिट में। अच्छा, इंक्रीज प्रॉफिट रिगार्डलेस ऑफ द मीन। अच्छा, अब डिपार्टमेंट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ये बना कि जी प्रॉफिट को इंक्रीज करें, उसका कोई मकसद है नहीं है, हमें कस्टमर की फीडबैक अच्छी आ रही है नहीं आ रही, डजेंट मैटर, बस प्रॉफिट, ज़्यादा अर्निंग, रेवेन्यू, सेल्स, ठीक है। और फाइनली इंडिविजुअल एम्प्लॉय ने क्या कहा, डोंट वरी अबाउट क्वालिटी, जस्ट वर्क फास्ट। अब आप ये खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेडिशनल गोल सेटिंग में टॉप मैनेजमेंट ने एक बात कही, उसको अचीव करने के लिए लो लेवल तक क्या इम्पैक्ट आया जी, सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाओ, क्वालिटी जाए बाहर में, कस्टमर की फीडबैक कोई फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है। कस्टमर उसमें डिससेटिस्फाई भी हो रहा है, लेकिन हम दूसरे कस्टमर को सेल करी जा रहे हैं, क्योंकि हमने गोल ये बनाया जी कि कंपनीज की परफॉर्मेंस को अचीव करें। और निचले लोगों ने उसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने का मतलब है प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना। तो ये एक डाउन साइड है, एक नेगेटिव चीज़ है। मतलब लो लेवल के एम्प्लॉय ने ये सोचा जी कि परफॉर्मेंस
बढ़ाने ही हैं, उसके लिए सेल इंक्रीज करनी है, वर्क ज़्यादा करना है, क्वालिटी का नहीं भी होगा तो डजेंट मैटर। तो यहाँ से अगर क्वालिटी का काम ख़त्म होने लग पड़ेगा तो इन अ लॉन्गर रन कंपनी को नुकसान होगा। गॉट माई पॉइंट? समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ट्रेडिशनल गोल सेटिंग का ये नुकसान है। आगे चलते हैं। एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड डेवलपिंग प्लान्स की कंटिन्यूएशन है। इसमें देखें, मेंटेनिंग द हायरार्की ऑफ द गोल्स, मीन्स, एंड्स, चेन, the integrating network of the goals that result from establishing a clarity defined hierarchy of the organizational goals. Achievement of lower level goal is the means by which to reach higher level goals, ends. अब मतलब क्या हुआ कि होना ये चाहिए कि जो आपका वो एक स्टेटमेंट आपने सुनी है ना कि ऑल इज गुड देन एंड इज गुड, अगर एंड अच्छा है तो सब अच्छा है। तो आपका किसी भी काम को करने का एक जो मीन का है ना, और जो मीन्स और एंड्स का रिलेशन का चेन का मकसद है वो क्लैरिटी बेस है। टॉप मैनेजमेंट जो काम करवाना चाह रही है, जो टॉप मैनेजमेंट मैसेज दे रही है, वो लो लेवल तक उसी तरह ही नज़र आए। मतलब वो परफॉर्मेंस को हो सकता है इस तरह कह रहे हो कि हमें क्वालिटी भी चाहिए, लेकिन लो लेवल तक वो मैसेज ये जा रहा है प्रॉफिट मेकिंग, इंक्रीज परफॉर्मेंस, डू द वर्क वॉट एवर, चाहे अच्छा क्वालिटी का है या नहीं है, तो इट्स इज अ रॉन्ग थिंग। तो ये बेसिकली ट्रेडिशनल गोल सेटिंग जो है उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी क्लैरिटी ना आए, टॉप मैनेजमेंट एम्बिगुअस गोल्स बताए और उसको अचीव करने के लिए लोग भी डिफरेंट डायरेक्शन पे लग जाएं। अब ये जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, इट्स अ वेरी इमर्जिंग टर्म, इमर्जिंग प्लस वेरी वेल नोन प्लस वी कैन से दैट इफेक्टिव वन। ठीक है, इमर्जिंग या लेटेस्ट इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ये डिज़ाइंड है, काफ़ी इसकी हिस्ट्री है, काफ़ी पहले से है, लेकिन ये बेनिफिशियल है। अगर आप मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को यूज़ करते हैं इन गोल्स डेवलपमेंट, इन प्लानिंग डेवलपमेंट, तो आपको इसका कंपनी को फ़ायदा होता है। अब ये है क्या जी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव? MBO। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल्स आर जॉइंटली डिटरमिन्ड बाय द एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजमेंट। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो परफॉर्मेंस है वो स्पेसिफिक है, गोल ओरिएंटेड है, और ये एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब उनके अंदर कम्युनिकेशन गैप नहीं है। मैनेजमेंट जो चाह रही है, एम्प्लॉयज़ को भी पता है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, डिसेंट्रलाइजेशन है, कोलैबोरेशन है, तो इफेक्टिव वर्किंग हो रही है। प्रोग्रेस टुवर्ड्स अकम्प्लिशिंग गोल इज़ पीरियडिकली रिव्यूड। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, वो ग्रेजुअली तौर पे एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद उसको चेक एंड बैलेंस भी किया जा रहा है, रिव्यू भी किया जा रहा है कि भाई हम क्या सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे। ठीक है, रिवार्ड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल। अब आपको बेनिफिट, इंक्रीमेंट्स या रिवार्ड्स तब मिल रहे हैं कि आप जिस डायरेक्शन में आपको जाने के लिए कहा गया है आप उसमें 25% पहुंच गए हैं जी, आप उसमें 40% पहुंच गए हैं, 50% पहुंच गए हैं, अब आधा रास्ता रह गया जी। इस तरह आपको रिवार्ड दिए जा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि जी लुक बिजी डू नथिंग, ऐसा नहीं है। आप काम कर रहे हो तो उस काम की जो अचीवमेंट है वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद भी नज़र आ रही है। की एलिमेंट्स इसके क्या हैं जी MBO के? मतलब इसका मेन फोकस क्या है जी? गोल स्पेसिफिक होते हैं, इसमें डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेटिव होती है। मतलब बॉस कल्चर नहीं होता कि बॉस ने ऑर्डर दे दिया अब इसमें कोई उफ तक नहीं करना, जैसा भी है हम डिस्कस कर सकते हैं, हम क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, प्रॉब्लम आए तो उसका सलूशन पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड एक्सप्लिसिट परफॉर्मेंस एवेल्युएशन पीरियड फीडबैक। एक्सप्लिसिट परफॉर्मेंस, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एक्सटर्नल सपोर्ट के साथ है, आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उससे आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो रही है। एवेल्युएशन का पीरियड भी डिफाइंड है। आपको ये नहीं है कि आपको ओवरबर्डन या अनस्पेसिफाइड गोल्स, या कह सकते हैं कि ऐसे गोल जो अचीव ही नहीं हो सकते वो आपको दे दिए गए हैं। अचीवेबल हैं, मेजरेबल हैं, और आपको साथ साथ रिव्यू भी करके बता रहे हैं। और फाइनली फीडबैक, वो आपको फीडबैक की बेस पे चेक कर रहे हैं और आपको रिवार्ड्स दे रहे हैं या फिर आपको कह रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं जा रही। गॉट इट? यहाँ तक कोई इशू तो नहीं आया किसी को? तो हमारा जो प्लानिंग का मेन फोकस था, जो मैंने आपको पहले सेशन में आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हम MBO तक पहुंचना चाहते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली द बैकबोन बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लान्स, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द गोल्स आल्सो।
तो हमने आज के सेशन में जो बात की है वो हमने कंटिन्यू उसका जो हमारे पास प्रीवियस सेशन था टाइप्स ऑफ गोल्स को, उसको हमने सिंगल यूज़ प्लान, स्टैंडिंग प्लान्स के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये देखा कि जी हम पहले वक्तों में जो प्लानिंग करते थे या अगर अभी भी कोई कंपनी ट्रेडिशनल प्लानिंग करती है तो उसकी क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। अच्छा, उसके ड्रॉबैक्स के साथ हमने इंटरलिंक किया कि हम एंड्स और जो आपका कह सकते हैं मीन्स हैं उनके दरमियान एक रिलेशन अच्छा होना चाहिए कि जो अचीव कर रहे हैं, जहाँ पहुँच रहे हैं, और जो आपका गोल था वो एक सिंक्रोनाइज्ड हो, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो। और फाइनली हमने ये देखा था कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो मेन प्लानिंग का बैकबोन है, हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करते हैं, वो एक्चुअल में कहाँ पे रिलाई कर रहा है। तो इसके अंदर देखें कुछ टिपिकल स्टेप्स हैं एमबीओ के, वो क्या हैं जी। ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड द स्ट्रेटजीज आर फार्मूलेटेड, कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल की ऑब्जेक्टिव्स हैं और स्ट्रेटजीज हैं वो बनाई जाती हैं। ऑब्जेक्टिव जो हैं वो डिविजनल और डिपार्टमेंटल लेवल पे एलोकेट किए जाते हैं, मतलब वो आपको टॉप लेवल से जो डिफरेंट डिविजन्स बने हुए हैं उनमें, और उसके बाद डिवीजन के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, फिर जो मैनेजर्स हैं वो कोलैबोरेटली स्पेसिफाइड जो हैं वो ऑब्जेक्टिव को डिज़ाइन करते हैं और देन वो ऑब्जेक्टिव्स को डिपार्टमेंट मेंबर के साथ शेयर करते हैं। फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है और फाइनली उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, रिव्यू किया जाता है और परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड्स। तो ये जो हमने अभी जितनी पहले डिस्कशन की उनको स्टेप के अंदर यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव बनाना, नंबर 2 उन ऑब्जेक्टिव्स को और स्ट्रेटजीज को डिवीजन और डिपार्टमेंटल लेवल तक लेकर आना, फिर मैनेजर और एम्प्लॉय मिलकर उसके ऊपर काम करें, तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो उसके साथ इंटरलिंक्ड हों, फिर आप उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। अच्छा, एक्शन लेने के बाद जो नंबर 6 पॉइंट है ना, इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट। यहाँ पर अब हमारी रिसोर्सेज का सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो स्टेक पर आती हैं। क्यों? क्योंकि अब आपने जो भी इन्वेस्ट किया था, जो भी वर्किंग की थी, अब उसके इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया। तो अब या तो फ़ायदा होने जाएगा या फिर हमें नुकसान होगा। तो इट्स अ वेरी क्रिटिकल स्टेप। फिर जब इम्प्लीमेंट कर दिया फिर रिव्यू होगा, सही किया हमने काम, गलत किया पता लग जाएगा, और अगर सही किया तो हमें परफॉर्मेंस मिलेगी, गलत किया तो फिर उसके अगेंस्ट हमें पनिशमेंट का वर्ड तो कहना ठीक नहीं, लेकिन हमें पनिशमेंट से कुछ बियॉन्ड ही नज़र आएगा जब हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी वर्किंग सारी फेल होगी। तो ये सिचुएशन आनी तो नहीं चाहिए। डज एमबीओ वर्क? द क्वेश्चन अराइजेज। द टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड द इन्वॉल्वमेंट, ये चाहिए हमें अगर हम कहते हैं कि रीज़न फॉर एमबीओ सक्सेस। अच्छा, प्रॉब्लम अंडरस्टूड सी बात है, हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है। अगर हमने प्लस पॉइंट्स की अभी तक इतनी बात की है तो कुछ नेगेटिव भी होंगे। नॉट एज इफेक्टिव इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट, जहाँ पर चेंज बहुत ज़्यादा है, मतलब डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट चेंज हो रही है, डेली बेसिस पे इकोनॉमी चेंज हो रही है, डेली बेसिस पे आपके सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं या नए इन्वेस्टर आ रहे हैं। डायनेमिक एनवायरनमेंट में इतनी इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, ओवर एम्फिसाइज करती है इंडिविजुअल अकम्पलिशमेंट पे, जो कि टीम वर्क के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मतलब ज़्यादा फोकस होता है कि इंडिविजुअली तौर पे क्या परफॉर्मेंस है। तो फिर क्या होता है, लोग जो टीम में काम कर रहे होते हैं ना, वो कहते हैं जी कि जब एवेल्युएट इंडिविजुअल होना है तो फिर हम मिलकर काम करने की बजाय अपना अपना इंटरेस्ट लेकर आएँ। अलाउइंग द एमबीए प्रोग्राम टू बिकम एन एनुअल पेपर वर्क शफल। तो अब ये क्या है जी कि ये पूरे साल के बाद ये एक पेपर वर्क को देखकर इसको जो है वो कवर अप किया जाता है। तो इट्स अ प्रॉब्लम विद द एमबीए प्रोग्राम। तो ये उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक्स हैं जी वेल डिफाइंड गोल्स का, वेरी यू कैन से दैट इजी एंड वेरी इंफॉर्मेटिव आल्सो, कि आप कह सकते हैं कि जो आपके जो वेल डिज़ाइन गोल्स हैं वो क्या होने चाहिए, मस्ट बी रिटन इन टर्म्स ऑफ द आउटकम नॉट एक्शंस। मतलब फ़ायदा क्या होगा भाई हमारे गोलों का, ना कि सिर्फ ये कि हम एक्शन लेंगे। फोकस ऑन द एंड्स नॉट द मीन्स। अंडरस्टूड सी बात है भाई, जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है, वो आपके गोल में होना चाहिए। वेरी एक्सेप्टेबल कि आपके गोल्स मेजरेबल होने चाहिए और क्वान्टिफाइबल होने चाहिए। मतलब क्वांटिफाई किसे कहते हैं, जिसे काउंट कर सको ना, 1 2 3 4 5। मेजरेबल और क्वांटिफाइबल, क्वांटिफाइबल नंबर्स में आ जाएंगे और मेजरेबल जो मेजर किए जा सकते हो।
तो स्पेसिफिकली डिफाइंड हाउ द आउटकम इज टू बी मेजर्ड एंड हाउ मच इज एक्सपेक्टेड। मतलब मैं कहता हूँ जी 5% मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, तो इट कैन बी मेजरेबल ना, आप उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर सिर्फ ये कह दूं जी कि मार्केट लीडर बनना है, भाई मार्केट लीडर बनने के लिए एक जनरल ख्वाहिश तो अच्छी है, लेकिन कितने % मार्केट शेयर को मार्केट लीडर कहेंगे, डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो विजन की हद तक तो ठीक है, लेकिन गोल्स में आने के लिए उसको स्पेसिफिक करना पड़ेगा। क्लियर एज टू टाइम फ्रेम, टाइम बताना बहुत ज़रूरी है। हाउ लॉन्ग बिफोर माइलिंग अकम्पलिशमेंट, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद सिर्फ करना है, ऐसा नहीं होता ना, फिर अवेलुएट नहीं कर सकते, टाइम बताना पड़ेगा। चैलेंजिंग येट अटेनेबल, अच्छा मुश्किल हो, चैलेंजिंग हो, लेकिन ये ना हो कि इम्पॉसिबल हो। तो लो गोल डोंट मोटिवेट, हाई गोल मोटिवेट इफ दे कैन बी अचीव्ड। मतलब अगर छोटा सा कोई हल्का फुल्का काम है जी, वो हर कोई कर सकता है, तो क्या होगा, कर भी लोगे, लोग इतने मोटिवेट भी नहीं होंगे। अच्छा एक ऐसा काम है जो मुश्किल है, टाइम टेकिंग है, तो अब इस केस में क्या होगा कि आप वो काम अगर किसी को दोगे और अगर वो कर लेगा तो वो मोटिवेटेड भी होगा और आप उसको रिवार्ड भी दोगे। लेकिन तीसरी कैटेगरी क्या है जी कि अगर आप कोई ऐसा काम दे दो जो कि हो ही नहीं सकता, मतलब होने को तो इंसान कोशिश करे सब हो जाता है, लेकिन अगर आप ये कहें जी कि आसमान से आपने सितारे तोड़ कर लाने हैं तो इम्पॉसिबल है ना। तो इस तरह के इम्पॉसिबल गोल्स, एक वेनिश गोल्स, एक रबिश किस्म के गोल्स नहीं होने चाहिए। चैलेंजिंग बट अटेनेबल, रिटन डाउन, फोकस डिफाइंस एंड मेक्स गुड्स गोल्स विजिबल, ठीक है। तो आप उसको लिखें ज़रूर क्या गोल है और उसमें कैसे उसको अचीव करना है, एक प्लान होना चाहिए। कम्युनिकेटेड टू ऑल नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, पुट एवरीबॉडी ऑन द सेम पेज। मतलब ये नहीं है कि मैंने इसको बता दिया, ऐसे छुपा लिया, क्लैरिटी ना रहेगी, कम्युनिकेशन गैप आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक वेल डिज़ाइन गोल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे। अच्छा अब गोल के जो हैं बनाने के कुछ स्टेप हैं, जैसे प्लान्स के स्टेप्स थे MBO के अंदर हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले आपने कंपनी का जो मिशन स्टेटमेंट है ना उसको रिव्यू करते हो आप। डज गोल रिफ्लेक्ट द मिशन, मतलब आपका जो, जैसे मैंने आपको बताया था ना स्टार्ट में, सबसे पहले आप विजन बनाते हैं, फिर आप मिशन बनाते हैं, फिर आप गोल्स बनाते हैं। तो आपके जो गोल्स हैं वो आपके मिशन के साथ लिंक्ड अप होने चाहिए, जिस तरह आपका मिशन आपके विजन के साथ लिंक्ड अप होता है। हम स्पेसिफिक होते हैं ना, ब्रॉडर से स्पेसिफिक होते हैं। तो गोल्स आपके मिशन को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, evaluate available resources, are resources sufficient to accomplish the mission। जो आपके पास resources हैं, लाइक ह्यूमन है, आपके पास फाइनेंस है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, ये सारी resources हैं, तो क्या ये काफ़ी हैं आपके मिशन को अचीव करने के लिए। डिटर्मिन गोल्स इंडिविजुअली आर विद अदर्स, आर गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड टाइमली, वो हम पहले बात कर चुके हैं। तो हमें गोल को हमेशा स्पेसिफिक करना है, हमें गोल को मेजरेबल करना है और उसका हमें एक टाइम भी बताना है, ठीक है। नंबर 4 भी हम बात कर चुके हैं, रिटन डाउन द गोल्स एंड कम्युनिकेट देम, इज एवरीबॉडी ऑन द सेम पेज, लास्ट हम बात कर चुके हैं। फाइनली रिव्यू रिजल्ट्स एंड वेदर गोल्स आर बीइंग मेट, व्हाट चेंजेस आर नीडेड इन मिशन, रिसोर्स और गोल्स। तो आप जब आप इंप्लीमेंट करने के बाद रिव्यू करते हो तो आप वहाँ पर ये बताते हो कि जी हमने किस गोल को किस हद तक अचीव किया, जो हमने सोचा था कि हम हासिल कर सके हैं, और अगर नहीं कर सके तो क्या रीज़न है, हमारा मिशन में मसला था, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थी, या कोई और रीज़न थी, तो हम यहाँ पर उसको एवेल्युएट करते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स। डेवलपमेंट ऑफ द प्लान्स, जब हमने गोल्स बना लिए अब हमने क्या करना है, अब हमने प्लान्स बनाना है। अब इसमें कह सकते हैं जी कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स इन अ मैनेजर्स प्लानिंग। तो कॉन्टीजेंसी कहते हैं कि जहाँ पर आप प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी आपके पास होना चाहिए। इफ प्लान ए फेल्स देन यू मस्ट हैव अ प्लान बी, इफ प्लान बी फेल्स देन यू मस्ट हैव अ प्लान सी। तो ये हम कंटीजेंसी लेवल पर डिफरेंट प्लान्स अपने साथ रखते हैं। सो मैनेजर्स लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक प्लान्स एट द हायर लेवल एंड ऑपरेशनल प्लान्स एट द लो लेवल। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, हायरार्की में स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो गोल्स बनते हैं उनको अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनते हैं, मिडिल लेवल पे जो बनते हैं उनको मिडिल लेवल प्लान्स होते हैं, ऑपरेशनल या लो लेवल पे जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए ऑपरेशनल गोल्स होते हैं। डिग्री ऑफ द एनवायरनमेंट अनसर्टेनिटी, अच्छा एनवायरनमेंट अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है, अनसर्टेनिटी कहते हैं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन को। हमें जब पता नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो अगर इन्वायरमेंट अनसर्टन है, इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पता, इन्वायरमेंट एम्बिगुअस है, चेंज हो रही है,
तो उसके अंदर आपको अगर तो इन्वायरमेंट स्टेबल है तो स्पेसिफिक प्लान्स बनाने हैं, अगर इन्वायरमेंट डायनेमिक है तो फिर आपको स्पेसिफिक प्लान्स के साथ हमें फ्लेक्सिबल प्लान्स भी बनाने हैं। मतलब कि हमने जो प्लान बनाया अगर इन्वायरमेंट में चेंज आ गया तो हमारे पास प्लान बी भी हो, प्लान सी भी हो, हम अपने प्लान को चेंज कर सकें। ये नहीं है कि लकीर के फ़कीर हो जाना है कि एक जो बना लिया बस उसी पे चलते रहना है। तो ये किस केस में, जब इन्वायरमेंट अनसर्टन होगी। कीप इन माइंड वन थिंग, अगर इन्वायरमेंट स्टेबल है तो फिर गो विद योर स्पेसिफिक प्लान्स, नो इशू। लेकिन अगर इन्वायरमेंट डायनेमिक है तो फिर आपको फ्लेक्सिबल अपने आप को भी करना है और अपने प्लान्स को भी करना है, चेंज करना है, मतलब उनको मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नंबर थर्ड, लेंथ ऑफ द फ्यूचर कमिटमेंट। कमिटमेंट कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? करंट प्लान्स अफेक्टिंग फ्यूचर कमिटमेंट्स मस्ट बी सफिशिएंटली लॉन्ग टर्म टू मीट दोज कमिटमेंट्स। तो जो आपके पास करंट प्लान्स हैं वो आपकी फ्यूचर कमिटमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब लेट्स से कि आपने फ्यूचर में जो काम करना है, जो फ्यूचर में आपने जिस तरफ जाना है, वो करंट प्लान ही आपको बताएंगे कि जी आपने जो कमिट किया था अब आप उसको लेकर चलेंगे। तो अपनी कमिटमेंट को आपने कभी ख़त्म नहीं होने देना। अपने काम को डेडिकेशन, इनपुट, एफर्ट, जो भी आपने सोचा था जब गोल बनाए थे, उनको अपने साथ लेकर चलना है। देन यू कैन अचीव योर प्लान्स। कमिटमेंट इज मैंडेटरी। ये वही पिक्चर आपके सामने आ गई। यहाँ पर आपके पास स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं और जो टॉप लेवल पे बनाए जा रहे हैं, और ऑपरेशनल प्लान्स हैं जो मिडिल लेवल पे बनाए जा रहे हैं, सॉरी लो लेवल पे बनाए जा रहे हैं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द फर्स्ट लाइन या लो लेवल। ठीक है, दिस इज द हायरार्की। अप्रोचेस टू द प्लानिंग में आपके पास फॉर्मल प्लानिंग डिपार्टमेंट है, अ ग्रुप ऑफ प्लानिंग स्पेशलिस्ट हु हेल्प मैनेजर्स राइट ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स। तो बेसिकली ये कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि राइट अप कैसे करना है। प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट शुड नेवर बिकम द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्लानर। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्लानर्स के ऊपर ही सारा बर्डन डालना है। जिन्होंने अचीव करना है लो लेवल पे, एम्प्लॉयज़ हैं, टीम है, मैनेजमेंट है, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। ऑर्गेनाइजेशन मेंबर को इन्वॉल्व करते हैं आप इसके अंदर प्लान्स बनाने में। Plans are developed by the members of the organization unit at various level and then coordinated with other units across the organization। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो टॉप लेवल पे लोग बैठे हुए हैं वो बिल्कुल ब्लाइंडली प्लान्स बनाएं। उसमें वो अपनी टीम को एतमाद में लेते हैं ताकि प्लान्स इफेक्टिवली बन सकें, क्योंकि जाहिर अचीव उन्होंने करना है तो बनाने के टाइम पे उनकी इनपुट आ जाएगी तो अच्छा प्लान बन जाएगा। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ क्या है जी इसके अंदर? जो लेटेस्ट कहते हैं उसमें कुछ क्रिटिसिज्म है कि प्लानिंग में क्रिएट रिजिडिटी। ठीक है, रिजिडिटी किसे कहते हैं? कि हम किसी चीज़ के ऊपर स्टिक्ट हो जाते हैं कि जी यही काम करना है। तो वो कहते हैं जी प्लानिंग से हम फ्लेक्सिबल नहीं रहते, हम अपने आप को चेंज नहीं करते। हम कहते हैं ये प्लान है तो उसके मुताबिक ही चलना है जी, प्लान से हमने डेविएट नहीं करना। तो ये क्रिटिसिज्म है प्लानिंग के लिए, लेकिन उस पर आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रही है तो आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, लेकिन ये क्रिटिसिज्म है तो क्रिटिसिज्म किसी चीज़ पे भी किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। तो वो मेरा काम आपको साथ शेयर करना था, मैं कर रहा हूँ। यू मे एग्री, यू मे डिसएग्री। प्लान्स कैन नॉट बी डिवेलप्ड फॉर द डायनेमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, अच्छा अब ये तो सिंपल है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर डायनेमिक एनवायरनमेंट है तो उसके अंदर तो हमें चेंज करना है, हमें अपने आप को भी चेंज करना है, हमें सिचुएशन के मुताबिक मूव करना है। तो प्लानिंग के साथ आप ये कहेंगे कि अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रही है तो आप अपने आप को भी चेंज करते हैं। फॉर्मल प्लान्स कैन नॉट रिप्लेस इंट्यूशन एंड क्रिएटिविटी। अच्छा, जो फॉर्मल प्लान्स हैं वो इंट्यूशन और क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं कर सकते। इंट्यूशन कहते हैं गट फीलिंग को, मतलब आप किसी चीज़ के बारे में खुद से सोचते हैं कि ये काम ऐसे होगा, तज्जिया निगार नहीं होते, अगले साल पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसे हो जाएगी, तो वो इंट्यूशन से बता रहे होते हैं, गट फीलिंग से बता रहे होते हैं। क्रिएटिविटी, अब वो फॉर्मल प्लान जो हैं वो इन दोनों को रिप्लेस नहीं कर सकते। ये भी क्रिटिक्स एक है प्लानिंग के ऊपर। प्लानिंग फोकसेस मैनेजर अटेंशन ऑन टुडेज यू कैन से दैट कंपटीशन नॉट टुमारो सर्वाइवर। तो जो आपका टुडे आज का जो कंपटीशन है उसके ऊपर फोकस करता है, ना कि आपका कल का जो सर्वाइवल है, मतलब कल को क्या चेंज आ जाएगा, कल को हालात कैसे हो जाएंगे, उसके मुताबिक जो है वो आपको नहीं लेकर चलता।
फॉर्मल प्लानिंग रीइंफोर्स टुडेज सक्सेस विच में लीड टू टुमारोज फेलियर। मतलब आज हमने अपना टारगेट अचीव करना है, इस पे बात करता है प्लान, लेकिन कल को हो सकता है इससे हमें नुकसान हो। तो दीज आर द क्रिटिक्स, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि ये 100% ऐसे ही होता हो, लेकिन नेगेटिव है, एक ओपोजिशन है, तो ओपोजिशन की बात, एक क्रिटिसिज्म की बात आपके सामने है। अब डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर हम अफेक्टिव प्लानिंग, जाहिर है हमने प्लानिंग तो करनी है, तो हम कैसे करेंगे? वो पहले एक बात तो हम कर चुके हुए हैं कि प्लान ज़रूर बनाएं, लेकिन फ्लेक्सिबल बनाएं जो चेंज हो सकें। प्लानिंग जो है वो उसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। प्लान को आप चेंज करें जब कंडीशन जो है वो आपको कह रही हो कि जी प्लान को चेंज करना चाहिए। और जो परसिस्टेंट प्लानिंग है वो आप कह सकते हैं कि वो आपको पे बैक भी करती है। और फ्लैटन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की टू फॉस्टर द डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग स्किल्स एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो उनको एक फ्लैटर पिक्चर में रखें, ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप को ज़्यादा फोकस करें। तो पर्पस बिहाइंड इज दैट यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल, चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। चेंज से हम अगर चेंज को कहेंगे जी हमने जो सोचा है बस उसी के मुताबिक ही होगा, तो दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग, ठीक है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि हम डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर प्लानिंग कर सकते हैं। सो फर्स्ट 2 सेशन में हमने जो बातें की वो उसकी एक हाइलाइट्स मैंने आपके सामने यहाँ पर एक स्लाइड में शो कर दी है, ये आप देख सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हुए हैं अपने दोनों सेशन के अंदर। तो अब आप उसको एक गो थ्रू करें, स्लाइड्स आपके पास हैं, आपके पास लेक्चर वीडियो है, आप इसको कवर अप करें। यानी अगर आपको माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई एम्बिग्विटी आती है, यू मे आस्क ऑन द एनी फॉरम जो भी मैंने आपको बताए हुए हैं। इजी क्लास पे आप डिस्कस कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।